हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वन शॉट में रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पिछले वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस दो चैप्टर्स के, डेट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। ये हमारा तीसरा वन शॉट वीडियो है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होता है देखना। सबसे पहली बात, इसका मतलब है कि पहले जैसे ए बी और सी पार्टनर थे, वो लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। अब आपस में म्यूचुअली दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग देमसेल्फ। पार्टनर वही रहेंगे, ए बी और सी रहेंगे, लेकिन अब नया रेशियो आ जाएगा। तो जो पुराना रेशियो है डेट इज कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो, और जो नया रेशियो होगा दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज न्यू रेशियो। ठीक है, देखना। द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज ए रिजल्ट द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब फर्म को वापस से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुराना फर्म क्लोज हो गया और उसके जगह नया फर्म अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, जिसके हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उसके वजह से कुछ पार्टनर्स को फायदा होगा, जिनको फायदा होगा उनको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिनको नुकसान होगा उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे हम लोग, अगर प्लस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस है, और बाई चांस अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो गेन है। ठीक है, गेनिंग का अलग से फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, हम एक ही फॉर्मूला हमेशा रखेंगे, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर प्लस में हमारा आंसर आएगा दैट इज सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आएगा तो डेट इज गेन। हमेशा क्या होगा, टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी से 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, मैं सारा यहां पे लिख दिया हूं। जैसे कि पहला टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और उनके बीच में पुराना रेशियो था 2:1 और अब न्यू रेशियो है 1:1। तो हमको बताना है किसका गेन हुआ और किसका सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/3 और न्यू शेयर है 1/2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे एलसीएम जाएगा 6 2 4 4 माइनस 3 1/6। प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो क्या है, ए का सेक्रीफाइस है 1/6 का, और बी का हम सॉल्व करेंगे, ओल्ड शेयर है 1/3 न्यू शेयर है 1/2। एलसीएम लेंगे 6 2 माइनस 3 -1 आ रहा है, तो -1 आंसर हम लिखेंगे गेन। तो ए का सेक्रीफाइस है 1/6 का और बी का गेन है 1/6 का। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए 1/6 सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर, अपने प्रॉफिट में से, और बी जो है 1/6 गेन किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वजह से। ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप है ए बी और सी पार्टनर है। हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ए बी और सी पार्टनर है और उनके बीच में रेशियो है 1:1:1। इन फ्यूचर सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो 1:1:1, और सी जो है फ्यूचर में 1/5 शेयर उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अलग टाइप से होगा, हमको निकालना पड़ेगा ए और बी के लिए रिमेनिंग कितना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। अगर हम सी को देंगे 1/5
तो ए और बी के लिए क्या बचेगा, 1 माइनस 1/5, टोटल 1 है ना, 1 में से सी को 1/5 दे दिए, तो ए और बी के लिए क्या बचा, ए और बी के लिए बचा 4/5। ठीक है, ये 4/5 ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये 1:1 कहां से आ रहा है, ए और बी के बीच में आपस में जो ओल्ड रेशियो था वही रहेगा। ठीक है, तो ए का नया हिस्सा क्या होगा, 4/5 का 1/2, तो ए का हिस्सा होगा नया 2/5, बी का नया हिस्सा होगा 4/5 का 1/2 दैट इज 2/5, और सी का तो नया हिस्सा हमको पता ही है 1/5। तो न्यू रेशियो जो रहेगा ए बी और सी के बीच में दैट इज 2:2:1। ठीक है, ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आ सकता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक्स वाई और जेड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ठीक है, इन फ्यूचर, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन फ्यूचर जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो जेड क्या किया, एक्स में से 1/5 शेयर ले लिया। ठीक है, तो हम उसके बाद सॉल्व करेंगे, एक्स के पास कितना बचा, एक्स का न्यू शेयर, एक्स के पास पहले कितना था 5/10, एक्स के पास कितना है 5:3:2, मतलब एक्स के पास कितना था 5/10 था, उसमें से एक्स दे दिया 1/5, 5/10 में से एक्स कितना दे दिया 1/5, तो एक्स के पास कितना बचा 10 एलसीएम 5 - 2 3/10, एक्स के पास कितना बचेगा 3/10। समझ में आया, एक्स के पास था 5/10, उसमें से एक्स 1/5 दे दिया, तो क्या होगा 5/10 - 1/5, तो एक्स के पास बचेगा 3/10। वाई का में तो कोई चेंज है नहीं, तो वाई का वही रहेगा 3/10। ठीक है, और जेड के में, जेड का पहले था 2/10 प्लस अभी जेड को मिला है 1/5, तो पहले 2/10 था, 1/5 और मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10 एलसीएम 2 + 2 4/10। तो जो न्यू रेशियो आएगा इनके बीच में दैट इज 3:3:4। क्लियर है ये? तो यहां पे ध्यान रखना एक वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1/5 फ्रॉम एक्स। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया हुआ है, हमको सिर्फ एक्स के में से 1/5 माइनस करना है और जेड के में 1/5 प्लस करना है, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस किया है 1/5 और जेड गेन किया है 1/5 का। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत फर्क है, ध्यान देना। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। इन फ्यूचर जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है, एक में लिखा था फ्रॉम एक्स, दूसरा में लिखा है ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1/5 सेक्रीफाइस नहीं है, इसका मतलब यह है कि जेड एक्स के पास जितना भी है, एक्स के पास कितना है 5/10, उसका 1/5 देगा वो। ठीक है, उसमें से 1/5 नहीं, जितना है उसका 1/5। तो एक्स का सेक्रीफाइस पहले निकालना पड़ेगा हमको ऑफ वाले क्वेश्चन में। तो एक्स का सेक्रीफाइस कितना होगा देखना, एक्स के पास है 5/10। ठीक है, 5/10 का 1/5 देगा एक्स, तो एक्स कितना देगा 1/10। तो एक्स का सेक्रीफाइस आया 1/10, इसको एक्स के शेयर से माइनस करेंगे और जेड के शेयर में प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्स का न्यू हिस्सा कितना होगा, पहले था 5/10, उसमें से 1/10 दे दिया, तो एक्स के पास बचा कितना 4/10। वाई के पास वही का वही 3/10, और जेड के पास पहले था 2/10, अभी मिला 1/10, जेड के पास हो गया 3/10। न्यू रेशियो जो होगा इनका दैट इज 4:3:3। समझ में आ रहा है?
दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ध्यान देने का जरूरत है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, जब भी फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम का मतलब है डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ठीक है। 1/5 इज द सेक्रीफाइस, हमको x के से 1/5 माइनस करना है, z में 1/5 प्लस करना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऑफ लिखा होगा, ऑफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये 1/5 सेक्रीफाइस नहीं है, ये तो हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, x के पास जितना भी हिस्सा है उसका 1/5 दे दिया वो, ठीक है। तो x के पास कितना है, 5/10, 5/10 में से 1/5 दे दिया वो, तो 5/10 का 1/5, 5/10 इंटू 1/5 दैट इज 1/10 सेक्रीफाइस है। ये x के में से माइनस किए और z के में प्लस किए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बेसिकली गुडविल का अकाउंटिंग क्यों करना जरूरी है पहले समझते हैं हम लोग। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि हमको मदद करेगा फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में, करेक्ट है, ये बात तो जानते ही हो। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज होता तो फ्यूचर में जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता वो डिवाइड हो जाता ओल्ड रेशियो में, लेकिन क्योंकि आज से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है तो फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स होगा गुडविल के वजह से वो डिवाइड हो जाएगा न्यू रेशियो में। तो गुडविल का जो फायदा होने वाला है फ्यूचर में उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, बिकॉज अगर पीएसआर चेंज नहीं होता तो फ्यूचर का जो बेनिफिट्स है गुडविल का वो ओल्ड रेशियो में बंटता, लेकिन अब रेशियो बदल गया है, अब न्यू रेशियो में वो डिवाइड होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो गेन किया है वो पैसा देगा, किसको पैसा देगा, जो सेक्रीफाइस किया है उसको। समझ में आ रहा है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। या तो क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ होगा या हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर का सेक्रीफाइस्ड या फिर गेनिंग शेयर, जो भी गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकला होगा ये स्टेप 1 इस वाले मेथड से, ठीक है, ये वाले मेथड से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके जो भी गेन या सेक्रीफाइस निकला होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, वैल्यू ऑफ गुडविल से, ठीक है। अब जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको पैसा मिलेगा, सॉरी, जो गेनिंग पार्टनर होगा पैसा देगा, इसीलिए उसका कैपिटल डेबिट हुआ। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको पैसा मिलेगा, इसीलिए उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल और करेंट याद होगा तो कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और करेंट अकाउंट कब होगा, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। क्लियर है ये, तो इसमें कुछ है ही नहीं, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ, और उससे अमाउंट पता चल जाएगा हर पार्टनर का। जो गेनिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। दो प्रकार का गुडविल होता है, ये जो गुडविल का हम ट्रीटमेंट देखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन से गुडविल का ट्रीटमेंट है, वैल्यूड गुडविल का, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया रहेगा, बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा ये गुडविल, ये हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ रहा है। लेकिन एक गुडविल हो सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर भी दिया हुआ रहे, वो जो बैलेंस शीट के अंदर का गुडविल है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। कहां मिलेगा तुमको ये एग्जिस्टिंग गुडविल, ऐसे बैलेंस शीट जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, यहां बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख जाएगा तुमको गुडविल। ये जो गुडविल है इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। हर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में रहता है, ठीक है। जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ रहेगा उसका ट्रीटमेंट करने बोले या ना बोले, हम हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है।
ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, हम ये मानते हैं कि इसका वैल्यू अब 0 है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ये वो परचेज गुडविल है, ये गुडविल हम खरीदे थे, पास्ट में खरीदे थे और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए थे। अभी हम ये मानते हैं कि गुडविल का वैल्यू 0 हो चुका है और इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, मतलब इसको बैलेंस शीट से हटा देंगे। ठीक है, एंट्री क्या होगा, एसेट कम होगा गुडविल, तो गुडविल क्रेडिट होगा, क्योंकि गुडविल एक एसेट है, वो कम हो रहा है, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो गुडविल नाम का एसेट हट जाएगा बैलेंस शीट से। अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें गुडविल नहीं रहेगा, इसीलिए गुडविल हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। कौन से पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर, सबका, सब पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट होगा, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये है ट्रीटमेंट एग्जिस्टिंग गुडविल का। हर क्वेश्चन में नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट्स, लॉसेस एटसेट्रा। ठीक है, तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स होंगे, चाहे वो रिजर्व का नाम कुछ भी दिया हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, या कोई भी और रिजर्व्स क्यों ना हो, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट करने का 2 मेथड है। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 1, जो कि सबसे फेमस मेथड है, मैक्सिमम जगह यही वाला मेथड यूज में आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है उसको हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर, ऑल पार्टनर्स के बीच में, इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट या रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए उसको हम क्या करें, डेबिट किए, और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होगा, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होगा, वो सबको भी हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और ये भी कौन से रेशियो में रहेगा, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले, अगर बैलेंस शीट है तो हमको हमेशा रिजर्व्स का, लॉसेस का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ ना भी बोला हुआ रहे। ठीक है, अगर हम ये मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं, सारे रिजर्व या सारे लॉसेस को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो, तो उसके बाद क्या होगा, जो बैलेंस शीट बनेगा वो बैलेंस शीट में ये रिजर्व्स या ये लॉसेस अब और बैलेंस शीट में नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो डिवाइड कर दिए। तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद, उस नए बैलेंस शीट के अंदर ये वाला रिजर्व या लॉसेस मौजूद नहीं होगा। यही बात लिखा हुआ है, देखना यहां पे ग्रीन करके हाईलाइट किया हुआ है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, मेथड नंबर 1 में हम सारा रिजर्व, लॉसेस को डिवाइड कर दिए पार्टनर्स के बीच में, और अब जो नया बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें ये रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस को अब हम और नहीं दिखाएंगे नए बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 2 क्या है देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस है, हम चाहते हैं कि नया जो बैलेंस शीट बने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद उस बैलेंस शीट में ये रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस रहे, हम इसको डिवाइड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम ये रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस को डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसका, सबसे पहले निकालेंगे नेट इफेक्ट। स्टेप 1, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। सारे रिजर्व्स को प्लस करेंगे,
जो भी रिजर्व्स होगा सब प्लस करेंगे, सारे प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे और सारे जो भी लॉसेस होंगे उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे नेट इफेक्ट। दिस इज नोन एज नेट इफेक्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वंस नेट इफेक्ट निकल गया, अब गुडविल का जैसे ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। नेट इफेक्ट जो भी निकला स्टेप 1 के अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर का गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, जो भी पार्टनर गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, हर पार्टनर का अमाउंट पता चल जाएगा, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना। बहुत इजी है, जो भी नेट इफेक्ट निकलेगा स्टेप 1 में उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है हर एक पार्टनर के इंडिविजुअल गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ। ठीक है, उसके बाद आखिरी में एंट्री होगा। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है, ध्यान रखना नेट इफेक्ट क्या है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो जो गुडविल का एंट्री है वही होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव निकला तो जो गुडविल का एंट्री होता है उसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अगर हम इस मेथड से जाएंगे तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस नए बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होगा वो दिखाया जाएगा, आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस का दो तरीका है ट्रीटमेंट करने का। पहला तरीका जो कि हम हमेशा फॉलो करेंगे, मेथड नंबर 2 बोलेगा तो करेंगे, और एल्स हम हमेशा मेथड नंबर 1 ही करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बोला होगा तो हम मेथड नंबर 1 ही हमेशा इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो भी रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस है उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे और जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस नए बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे मेथड में जाते हैं, नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग शेयर और फिर एंट्री पास करेंगे। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और अगर नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये करने से क्या होता है, ये करने से जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगा, जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस रहेगा, हटेगा नहीं, वो रह जाएगा मेथड नंबर 2 के अंदर, क्योंकि हम उसको डिवाइड किए ही नहीं। मेथड नंबर 1 में डिवाइड कर दिए थे तो बैलेंस शीट से हट गया, मेथड नंबर 2 में डिवाइड नहीं किए तो बैलेंस शीट के अंदर रह जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देने का जरूरत है क्योंकि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज में आएगा ही आएगा। देखना, इसमें भी दो मेथड है, एक है मेथड नंबर 1 और दूसरा यहां पे हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 1 में क्या होता है, जो भी एसेट या लाइबिलिटी के वैल्यू में चेंजेस आ रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और जो नया बैलेंस शीट बनेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद उस नए बैलेंस शीट के अंदर एसेट एंड लाइबिलिटीज का नया वैल्यू रिकॉर्ड होगा। ये हमारा पहला मेथड है। और दूसरा मेथड है कि एसेट और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद भी बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड वैल्यू रहेगा एसेट लाइबिलिटी का, न्यू वैल्यू नहीं रहेगा। वो मेथड नंबर 2 है। पहले मेथड नंबर 1 करते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेथड नंबर 1 का ही है। और कुछ नहीं बोला होगा अगेन तो रिवैल्यूएशन के अंदर भी हम मेथड नंबर 1 ही लगाएंगे हमेशा। मेथड नंबर 2 तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में बोला होगा मेथड नंबर 2 लगाने। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब है एसेट और लाइबिलिटीज का जो न्यू वैल्यू है हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अगर एसेट इंक्रीज होगा या कोई नया एसेट पता चलेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है कोई नया एसेट पता चला, तो ऑब्वियसली वही सेम है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा। एसेट अगर डिक्रीज होगा तो एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। ठीक है, एसेट कम हो रहा है इसलिए एसेट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो एंट्री होगा लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद कुछ खर्चा हो सकता है रिवैल्यूएशन करते समय, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, अगर वो खर्चा पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है तो टू कैश या बैंक अकाउंट। और अगर ये खर्चा पार्टनर किया है बाई चांस, या पार्टनर को हम कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं रिवैल्यूएशन करवाने के नाम का, तो क्रेडिट होगा वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो एक्सपेंस का एंट्री हो सकता है रिवैल्यूएशन टू कैश और बैंक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब या तो रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। इन विच रेशियो? इन द ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, रिजर्व्स में भी ओल्ड रेशियो था मेथड 1 में, और ये रिवैल्यूएशन में भी मेथड 1 में ओल्ड रेशियो ही है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट हो गया तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। इन विच रेशियो? इन दी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में रहेगा ये। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो उल्टा एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट नहीं होके डेबिट होगा इस बार, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ठीक है, दोनों में से एक आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए वी मे हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तुमको दिखा दिया यहां पे, सिंपल सा फॉर्मेट है। एंट्री पोस्ट करके देखते हैं। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या हो रहा है, एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, बाय एसेट्स। ये क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, या फिर कोई नया एसेट पता चला, अनरिकॉर्डेड एसेट। सिमिलरली अगर एसेट कम होगा तो यहां आएगा टू एसेट्स, एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। कोई भी खर्चा होगा तो यहां आएगा टू कैश, बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब इसमें हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे ट्रेडिंग पीएल में बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और अगर क्रेडिट साइड में आता है तो वो हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर हम इस मेथड से जाते हैं तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस नए बैलेंस शीट के अंदर ध्यान रखना एसेट लाइबिलिटीज का कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड होगा, न्यू वैल्यू, नया वैल्यू रिकॉर्ड होगा एसेट एंड लाइबिलिटीज का। ठीक है, दूसरा तरीका है जब हम लोग चाहते हैं कि एसेट और लाइबिलिटीज का न्यू वैल्यू रिकॉर्ड ना हो, ओल्ड वैल्यू ही रिकॉर्ड होता रहे। ठीक है, तो सेम जैसे रिजर्व्स में किए थे वैसा ही ट्रीटमेंट है इसमें भी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट वैसे ही निकलेगा, इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्लस होगा। बेसिकली जिस चीज से प्रॉफिट हो रहा है प्लस होगा। क्या क्या चीज से प्रॉफिट हो सकता है, या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगा, तो प्रॉफिट होगा।
जो भी चीज से नुकसान होगा वो माइनस होगा। डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम होने से नुकसान हो रहा है, या लाइबिलिटी इंक्रीज होने से नुकसान हो रहा है, तो वो माइनस होगा। ये आएगा तुम्हारा नेट इफेक्ट। अब ये नेट इफेक्ट जो है पॉजिटिव में भी आ सकता है, ये नेट इफेक्ट नेगेटिव में भी आ सकता है। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में, जैसे रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में जैसे था मेथड 2, यहां पे भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट वैसे ही निकलेगा, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। उसके बाद वही एंट्री होगा, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो वही सेम एंट्री जो रिजर्व्स का मेथड 2 में होता था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। ये मेथड करने से क्या होगा, जो बैलेंस शीट बनेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद, उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट लाइबिलिटीज का ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 दोनों में ही, चाहे वो रिजर्व हो या रिवैल्यूएशन हो, अगर क्वेश्चन में बोला है मेथड 2 से करने, क्वेश्चन में बोला है कि एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करना है, या एसेट लाइबिलिटी का ओल्ड वैल्यू ही रहना चाहिए बैलेंस शीट में, या क्वेश्चन में बोला है कि रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस को डिवाइड नहीं करना है, या बोलेगा रिजर्व प्रॉफिट लॉस नए बैलेंस शीट में रहना चाहिए, तभी हम मेथड नंबर 2 लगाएंगे। और एल्स हम हमेशा मेथड नंबर 1 से करेंगे, चाहे वो रिजर्व के क्वेश्चंस क्यों ना रहे, या चाहे वो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन क्यों ना हो। 95% क्वेश्चन जो है दोनों का मेथड 1 का ही है। एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं तुमको मिलेगा जो कि मेथड नंबर 2 से रिलेट करेगा, ठीक है। तो रिजर्व और रिवैल्यूएशन ऑलमोस्ट मेथड 2 सेम है, इसमें हम वो दोनों पढ़ लिए हैं। यहां पे एक WCR और IFR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं WCR दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, WCR IFR, ठीक है। तो उसको यहां पे छोड़ दिया हूं। चेंज इन PSR में, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब चैप्टर में WCR IFR का ट्रीटमेंट सेम है, तो हम इसको यहां नहीं पढ़ रहे, हम उसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी चीज करना होता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस आता है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। ये प्रोसेस है लॉन्ग क्वेश्चन करने का, चेंज इन PSR कर, पहले रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त ध्यान रखना गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान रखना कि गुडविल जो है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन में एसेट लाइबिलिटी का ओल्ड वैल्यू है कि न्यू वैल्यू देख लेना, कौन सा मेथड लगाए उसके हिसाब से। रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस को बैलेंस शीट में नहीं लिखना है या लिखना है, वो भी डिपेंड करता है मेथड 1 लगाए हो कि मेथड 2, तो वो भी ध्यान रखने का जरूरत है। अगर ये सब बात हम ध्यान रखेंगे, दैट इज गुडविल, रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसमें क्या होता है, रिवैल्यूएशन तो वैसे ही बना, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स लोग डिसाइड करें कि अब उनका जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सारे पार्टनर का कैपिटल ले लेना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये हमको लेना है, ठीक है। ऑल एडजस्टमेंट मतलब आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल, सब कुछ करने के बाद, ठीक है, जो उनका फाइनल अमाउंट आ रहा है कैपिटल का उसको लेंगे, वो सबको प्लस करके हम निकालेंगे टोटल कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना। कैसे निकलेगा टोटल कैपिटल, सारे पार्टनर्स का कैपिटल ले लेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये वर्किंग नोट में करना है, और टोटल कैपिटल निकलेगा। फिर हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे
इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पार्टनर का कैपिटल कम है और कौन सा पार्टनर कैपिटल ज्यादा है। जिसका कैपिटल कम है वो और कैपिटल लेकर आएगा, जिसका कैपिटल ज्यादा है वो विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो या तो कैपिटल सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिशिएंसी हो सकता है। सरप्लस का मतलब है जितना है तुम्हारा कैपिटल वो बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उसके हिसाब से। तुम थोड़ा पैसा विड्रॉ करके घर ले जाओ, एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू या तो कैश या बैंक, या हम एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, और अगर सरप्लस में ना, ठीक है। उसके अलावा अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी में उल्टा, डेफिशिएंसी का मतलब पार्टनर पैसा घर से लाएगा, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो टोटल कैपिटल निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा? सारे पार्टनर का कैपिटल ले लेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ऑल मतलब गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, सब करने के बाद उसको सबको प्लस करके निकालेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को डिवाइड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर देखेंगे कि किसका कैपिटल ज्यादा है और किसका कैपिटल कम है। जिसका कैपिटल ज्यादा है वो विड्रॉ करके घर ले जाएगा कैपिटल, जिसका कैपिटल कम है वो और पैसा लेकर आएगा बिजनेस के अंदर। इससे क्या होगा? कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद तुमको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाते वक्त कैश बैंक में ध्यान देना बहुत, क्योंकि ये सरप्लस या डेफिशिएंसी में जो भी पैसा आया या गया होगा इसको लिखना मत भूलना कैश और बैंक में, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं करता है। या फिर अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट किए हो तो बैलेंस शीट में इस करंट अकाउंट को लिखना मत भूलना, और एल्स बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? इतना टोटल है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर है। मैं होप करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। वीडियो हम लोग एकदम 100% कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर देंगे। तुमको सिर्फ वीडियो देखना है। नोट्स अगर तुमको चाहते हो तो तुम नोट डाउन कर सकते हो उसको, वैसे जो पढ़े हैं तो मैं कॉपी में लिखा रखा हूं, बाकी तुम वीडियो पॉज करके या स्लो डाउन करके नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा WCR और IFR वाला टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।